चलो पहले देखते हैं डीएनए एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ, एक ही बात हुआ, या तो आइसोलेशन लिखो या एक्सट्रैक्शन, या दोनों टर्म लिख दो। एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ह्यूमन बकल इपिथेलियल सेल, जिसको चिक सेल बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो माउथ होता है उसका जो बकल कैविटी होता है तो एपिथेलियल सेल का बना होता है, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारा सेल सेड आउट होते रहता है या लूजली अटैच्ड होता है। तो यदि कोई टूथ पिक से या कॉटन स्वैब से हम उसको थोड़ा सा स्क्रैप करके ले सकते हैं, जेंटली करना होता है। ठीक है, और उसको उसी को हम सैंपल में लेकर डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड होता है। आज का दोनों प्रैक्टिकल में हम चिक सेल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट है। बकल स्वैब लेना है या वही जो कॉटन स्वैब होता है, या टूथ पिक ले सकते हो। ठीक है, माइक्रोपाइपेट यूज हो सकता है, यूज होगा, टिप्स होगा, टिप बॉक्स होगा, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होगी। वाटर बाथ यानी इंक्यूबेट करना है सर्टेन टेम्परेचर पर कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो, तो उसके लिए हमें वाटर बाथ की जरूरत पड़ती है। बफर चाहिए, लाइसिस सॉल्यूशन चाहिए जो कि सेल को रप्चर करे। ठीक है, कंसंट्रेटेड साल सॉल्यूशन चाहिए, इथेनॉल चाहिए और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल चाहिए। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। So DNA extraction is the first procedure. This is the main procedure, primary procedure in most of the molecular experiment. कुछ भी करना हो, चाहे तुम्हें DNA टाइपिंग करना हो या DNA सेपरेशन करना हो या रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना हो, तो हर जहां भी तुम्हें DNA का काम है, पहले तुम्हें DNA निकालना पड़ेगा कहीं से। ठीक है, चाहे तुम्हें मोलिकुलर क्लोनिंग करना हो, तो एवरीवेयर यू नीड, इन केस ऑफ द स्पेशली इन मोलिकुलर एक्सपेरिमेंट, यू नीड DNA एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सो डीएनए कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली दिस विल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एंड दैट डीएनए इन केस ऑफ द यूकैरियोट विल बी एसोसिएटेड विद द वेरियस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? यू नो दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन, मोस्टली द हिस्टोन प्रोटीन, बट अदर प्रोटीन भी होगा। मान लीजिए रेप्लिकेशन चल रहा है तो उसके सारे या ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो ऑल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, सो दीज ऑल आर द प्रोटीन आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम। सो ये सारे प्रोटीन को भी निकालना है, अलग करना है, प्लस जो भी सेल के अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके डेब्रिस हैं, उससे भी इसको आइसोलेट करना है। तो हमारा टारगेट क्या है कि डीएनए को हर इन सब चीजों से अलग करना है। ठीक है, सो इन डीएनए एक्सट्रैक्शन डीएनए आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सेलुलर कंपोनेंट इन प्रोटीन। हमेशा ध्यान रखना, प्रोसीजर में पहला काम हमारा क्या होगा कि हम कलेक्ट करेंगे सेल्स को। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स को रप्चर करेंगे। ठीक है, रप्चर करने के बाद जो भी उसका सेल डीएनए और अदर सेल ऑर्गेनेल्स का डिब्रिस बनेगा और प्रोटीन्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन के लिए नॉर्मली हम करते हैं कुछ सेंट्रिफिकेशन करते हैं और कुछ एंजाइम यूज करते हैं। दिस इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है, प्रोटीन को वहां से रिलीज आउट करता है, उसको डिग्रेड कर देगा। तो जैसे प्रोटीन डीएनए पे बाइंड किया हुआ, तो क्यों बाइंड किया हुआ? क्योंकि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यदि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हमने ओपन कर दिया तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, उसको कट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहां से आइसोलेट हो जाता है, वहां से सेपरेट हो जाता है। बट है तो भी सॉल्यूशन में, डीएनए अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, सेल्स के और ऑर्गेनेल्स अलग अलग हो गए, लेकिन अब उस सारे कंपोनेंट को सेपरेट करना है। सो दैट इज द प्रोसीजर वी हैव द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ध्यान रखना कि सेपरेशन का दो मतलब हुआ, डीएनए और प्रोटीन का जो एसोसिएशन है उसको भी अलग करना है, और डीएनए और प्रोटीन को जो सॉल्यूशन में है उसको भी सेपरेट करना है। तो पहला तो कहाँ से लेंगे, तो बकल कैविटी से, जो एपिथेलियल सेल है। ठीक है, वहां से हम इसको चिक सेल को लेते हैं। प्रोसीजर में पहले हम रिंज कर लेंगे। ठीक है, माउथ को वाटर से क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से गार्गिल करना है। और उसके बाद जो कॉटन स्वैब लेते हैं या टूथ पिक लेते हैं, उसको थोड़ा स्टेरिलाइज कर लेते हैं और मॉइस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0.9% सेलाइन, क्योंकि जो सेल्स होता है हमारे बॉडी का, जो सेलाइन सेलेनिटी होता है 0.9% होता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेल जब भी हम यूज करते हैं तो 0.9% ही यूज करते हैं। जिससे क्या होगा कि यदि तुम्हें वाटर रहे मीडियम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, यदि वाटर रहे तो, या ज्यादा तुम सलाइन ले लोगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। उसके बाद तुम्हें वहां से बहुत जेंटली स्क्रैप करके टूथपिक से लेना है, और उस मटेरियल को, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है छोटा सा, एपेंडॉप बोलते हैं कई बार। ठीक है, एपेंडॉप एक्चुअली कंपनी का नाम है, तो उसी के नाम से अभी ये है। अदरवाइज उसका यदि करेक्ट नाम है तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, छोटा छोटा। उस ट्यूब में थोड़ा बफर रहता है जिसका कि पीएच मेंटेन रहता है, तो उसमें हम डिजोल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एड लाइसिस सॉल्यूशन। ठीक है, ये लाइसिस सॉल्यूशन है। इसमें क्या क्या होता है, मेन कंपोनेंट इसका क्या है, एक तो बफर होगा जो पीएच मेंटेन करेगा, क्योंकि पीएच मेंटेन यदि नहीं करोगे ना तो तुम्हारा डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी डीएनए, यदि तुम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहले पढ़े होगे,
तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें साल्ट और पीएच दो का बहुत रोल होता है, और यदि तुम उसका कंसंट्रेशन और पीएच चेंज कर दोगे तो देयर आर थ्री डिफरेंट टोपोलॉजी ऑफ द डीएनए। उसमें जेड डीएनए होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, जेड डीएनए हेलिक्स होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का उसका रोटेशन भी हो जाता है। तो बफर चाहिए, साल्ट चाहिए और डिटर्जेंट चाहिए, जिसमें कि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट होता है, और एक प्रोटीनेज काइनेज चाहिए, ठीक है। प्रोटीनेज के चाहिए, काइनेज नहीं होता है, प्रोटीनेज के होता है, ठीक है। तो बफर क्या करेगा, पीएच मेंटेन करेगा, साल्ट भी मेंटेन करता है उसका डीएनए का शेप, ठीक है। डिटर्जेंट क्या करेगा, लाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन। डिटर्जेंट का काम है जो मेम्ब्रेन होता है उसके उसको लाइसिस करेगा, ठीक है, उसको डिसरप्ट कर देता है। अब प्रोटीनेज के डिग्रेड द हिस्टोन प्रोटीन, सो ये क्या करेगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को सेपरेट कर देगा। तो सेपरेशन तो हो गया यहाँ से, ठीक है, कि तुम्हारा ये सेल है, ठीक है। तो ये जब डिस्टरप्ट होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, बिल्कुल डिस्टरप्ट हो जाएगा सोडियम डाइऑक्साइड की वजह से। और जो भी मटेरियल है इसके अंदर भी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर का है, अंदर भी जो भी ऑर्गेनिल्स बना है वो भी मेम्ब्रेन का है। तो सारा डिस्टरप्ट हो जाएगा, और सारा सेल डेब्रिस इसको बोलते हैं। प्लस ये जो तुम्हारा क्रोमोजोम है इसमें तुम्हारा लगा रहेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन को भी आइसोलेट कर दिया। बट ऑल मटेरियल नाउ प्रेजेंट इन द सैंपल, उसी सैंपल ट्यूब में हमारा सारा चीज प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये लाइसिस सॉल्यूशन डालने के बाद इस ट्यूब को वाटर बाथ में इंक्यूबेट करते हैं सर्टेन टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है, जो टेम्परेचर हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, या नॉर्मली 25, या वो प्रोटोकॉल होता है कि एंजाइम एक्टिविटी कितने पर होगा, क्योंकि ये जो प्रोटीनेज काइनेज दिए हैं, के दिए हैं, ठीक है, ये सर्टेन टेम्परेचर पर ही एक्टिवेट होगा। तो उस टेम्परेचर पर हम उसको 15 to 13 मिनट, या समटाइम्स होता है 1 आवर भी तुम्हें रखना पड़ेगा उस चीज को इंक्यूबेट होने के लिए। उसके बाद हमें पता चला कि ये सारा डीएनए और आरएनए, सॉरी डीएनए और प्रोटीन आइसोलेट हो जाता है वहां से, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करना है, ठीक है? तो ध्यान रखना, डीएनए बहुत लाइट होता है अदर कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो डीएनए लाइटर होता है, अदर कंपोनेंट ज्यादा डेंसिटी होता है उसमें, ज्यादा हैवियर होगा। तो यदि सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड सेल डेब्रिस विल गोइंग टू द सेटल डाउन, जिसको पैलेट बोलते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, और जितना भी डीएनए है वो किसमें रह जाएगा, जिसको बोलते हैं सुपरनेटेड सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर करते हैं, द सैंपल इज एडेड विथ कॉन्क साल्ट, इसको साल्टिंग आउट भी बोला जाता है। यदि तुम कभी आगे पढ़ना कि प्रोटीन को आइसोलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इसको साल्टिंग आउट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन को कोगुलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यदि तुम साल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दो तो प्रोटीन अपने आप में कोगुलेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर साल्ट पे डिपेंड करता है। सो साल्ट कॉज क्लम्पिंग, और क्लम्प प्रोटीन एंड डेब्रिस टुगेदर, ठीक है। तो डेब्रिस तो बैठ ही जाएगा, प्रोटीन सारा क्लम्पिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रोटीन क्लम्प कर रहा है तो डेब्रिस उसमें क्या हो जाएगा, इंटेंगल हो जाता है। सो नाउ द सैंपल इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूज, अब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, द प्रोटीन एंड डेब्रिस सेटल डाउन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेलेट, ठीक है, एंड डीएनए रिमेन इन सुपरनेटेड। तो डीएनए तुम्हारा सुपरनेटेड में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, सुपरनेटेड जो है उस सुपरनेटेड को हम दूसरे एक फ्रेश ट्यूब में हम ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद अब हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, क्योंकि डीएनए तभी सॉल्यूशन में है, केवल डीएनए कैसे निकलेगा। सो वी यूज द आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, और वो थोड़ा चिल्ड देते हैं, एकदम बिल्कुल फ्रीज में रखा रहता है या आइस में रख कर रखते हैं। हालांकि ये सारा काम आइस में ही होता है, एंजाइम रखोगे तो आइस में रखोगे। तो ये आइसोप्रोपाइल तुम्हारा बिल्कुल चिल्ड होता है। उस एल्कोहल को जैसे तुम डालोगे तो ये क्या करता है, सारे डीएनए को कोगुलेट कर देता है, ठीक है। कोगुलेट इसलिए करता है कि डीएनए सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, और यदि तुम एल्कोहल डालो तो डीएनए सारा क्या हो जाएगा, अपने आप में जुड़ना शुरू कर देगा, कोगुलेट होना शुरू हो जाता है एल्कोहल के मीडियम में। तो आफ्टर एडिंग एल्कोहल मिक्स इट जेंटली, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, और जैसे तुम उसको मिक्स करोगे ना तुम्हें दिखेगा, ठीक है, तुम्हें वो डीएनए का क्लम्पिंग व्हाइटिश दिखेगा, फाइबर जैसा, ठीक है, वो आंख से दिखता है बिल्कुल। So that clump DNA can be seen with naked eye as white fibers, ठीक है। So finally the sample, अब clumping तो हो गया, अब वो settle down अपने से नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा centrifuge करना पड़ेगा। तो finally the sample is centrifuged which cause पहले formation of the DNA। तो DNA अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, अभी तुम्हारा सैंपल में था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे सेंट्रीफ्यूज करोगे यहाँ पे पैलेट बन जाएगा, ठीक है। बाकी तुम अब क्या करोगे, उसके बाद ये सुपरनेटेड में कुछ भी नहीं है उसमें, जो हमने बफर लिया था, प्रोटीन लाइसिस का एंजाइम लिया था, वो सारा हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे।
और अल्कोहल से एक बार और वॉश करते हैं कि पूरी तरह से वो निकल जाए। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हें व्हाइटिश दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये डीएनए है, ठीक है, तो ये कोगुलेट होकर डीएनए हो जाता है, लेकिन ये अभी सेटल नहीं होगा। तुम इस हालांकि ये सेंट्रीफ्यूज के बाद का दिखाया गया है, यदि यदि सेंट्रीफ्यूज के पहले देखोगे तो ये इतना ज्यादा क्लम्पिंग नहीं होगा, ऐसे स्केटर्ड होगा, ठीक है, बट क्लम्प रहेगा, बट स्केटर्ड रहेगा। ये माइट भी कि ये थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज किया हुआ है, अदरवाइज इस तरह से कोगुलेशन नहीं दिखता है कि एक जगह सारा एक साथ। हाँ, स्केटर्ड दिखेगा, बट व्हाइट व्हाइट फाइबर दिखेगा। और जैसे तुम सेंट्रीफ्यूज करोगे, यदि कम करोगे तो इस तरह का बनेगा, और यदि बहुत ज्यादा टाइम 10 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करोगे, 10,000 आरपीएम करते हैं उसको, ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे बिल्कुल चिपक जाएगा एकदम, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे इसमें दिया हुआ है, एक साथ दिया हुआ है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो लेकिन इसको दोनों अलग अलग लिखना, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर अलग है, दोनों में अलग अलग केमिकल यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए अलग अलग इसको बनाओगे। डिस्कशन में तुम कुछ नहीं, इसका एप्लीकेशन लिख देना है, इसका क्यों ऐसा करते हैं, तुम हर जगह जितना भी तुम इसमें एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। यदि तुम्हें कोई जेनेटिक एनालिसिस करना हो डिजीज, तो वो कर सकते हो। कई बार हम होता है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिजीज ना हो, उसको पता करने के लिए हम ये कर सकते हैं। कोई डेड बॉडी है, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बॉडी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि, ठीक है, फॉरेंसिक एविडेंस में डीएनए टाइपिंग करना होता है, तो उसके लिए हमें डीएनए चाहिए, तो पहले हमें डीएनए निकालना पड़ेगा। रिसर्च में यदि कुछ डीएनए पे रिसर्च करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, पहले हमें डीएनए। तो डिस्कशन में मेनली यही लिखते हैं। मान लिया जाए कि डिस्कशन में लिखना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो तुम्हारा रिजल्ट आता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। यहाँ तो तुम्हारे पास रिजल्ट वर्चुअल है, तो बेटर है कि तुम डिस्कशन में ये सारा चाहिए।